सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि, बागवानी एवं पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और हमारा सतत प्रयास रहता है कि इन जानकारियों के माध्यम से हमारे कृषक एवं पशुपालक भाई लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप फ़ोन लगाकर हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन लगाने के लिए हमारे जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 0755-266-0049 एवं 1800-233-0040। तो इस पर फ़ोन लगाकर आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है दुधारू पशुओं की देखभाल। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अनिल शिंदे जी। नमस्कार अनिल शिंदे सर। आप हैं सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर से। साथ ही सफल कृषक श्री बलिराम जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। बलिराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बलिराम जी तामिया के छिंदवाड़ा से आते हैं और एक सफल कृषक हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि बारिश के बाद शीत ऋतु का मौसम आएगा, तो इस समय में कौन से सामयिक कार्य हैं जो करने आवश्यक होते हैं? देखिए, अगर बारिश के बाद हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो अगर हमारे किसान भाई बारिश के पूर्व में अगर टीकाकरण चुके हैं तो निश्चित रूप से उनको जो हमारे मुंह पका, खुर पका है, वो लंगड़ी बुखार है, गलघोटू है, इन संक्रामक रोगों का टीकाकरण करना चाहिए। साथ साथ में जो परजीवी है, अगर बाह्य परजीवी है तो हमको बाह्य परजीवी का जो स्प्रे आता है वो स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हम परजीवी नाशक स्प्रे कर सकें। साथ में अगर अंत परजीवी है तो अंत परजीवी की नाशक जो दवाई है ये भी हमको पशुओं को पिलानी चाहिए। और ठंड की हम बात करते हैं तो ठंड का बाड़ा जो पशुशाला है, इसका आवाज़ का हमको अच्छी तरह से व्यवस्था प्रबंधन करना चाहिए। जैसे कि जो खिड़कियां है इसको टाट या बोरे से हमको ढक देना चाहिए। जो उसका फर्श है इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए और उस पर बुरादा वगैरह बिछाना चाहिए ताकि ज़्यादा ठंड में पशुओं को ठंडक ना बनी रहे। उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। आइए बात करते हैं बलिराम जी से। बलिराम जी एक सफल कृषक हैं। बलिराम जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप खेती में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सी खेती आप कर रहे हैं? देखिए किसान भाइयों, अभी हम धान की खेती, मक्का और साथ पे जो कुटकी कोदो है जिसको मोटा अनाज कहा जाता है और जिसको हमारे पुराने समय से कृषक भाई और हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, तो हम उसी खेती को कर रहे हैं। और अभी हम जैविक खेती को अपना रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से हम जैविक खेती पे लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी हमने जैविक खेती में धान लगाई हुई है और कुछ मक्का भी लगाया हुआ है। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पहले से जो आपके पूर्वज हैं वो भी ये काम करते हुए आ रहे हैं। बलिराम जी, खेती को मतलब किस प्रकार से आपने एक नया आयाम पे आप लेके आए हैं, नई तकनीकों का आपने उपयोग किस प्रकार से किया? देखिए, हमने देखा कि जो पुराने तरीके से हम खेती करते आए हैं, जिससे ना कि हमें खेतों से लागत प्राप्त हो रही है, ना उतना उत्पादन आ रहा है, तो हमने उसमें थोड़ा सा तकनीक अपनाया है और तकनीक अपनाने से उत्पादन बढ़ा है और इस उत्पादन बढ़ने से हमारा परिवार भी खुश है और आगे हम इसको सतत निरंतर करते रहेंगे। जी, बलिराम जी, जैसे कृषि आप करते हैं, साथ साथ में क्या आप पशुपालन भी कर रहे हैं? हाँ, अभी हम छोटे रूप में पशुपालन कर रहे हैं। अभी हमने 15 बाई 25 का सेट बनाया हुआ है और लगभग 7 से 8 हमने पशु को रखा है जो कि लोकल देसी है। अभी हम देसी पशुओं पे काम कर रहे हैं और हम इसको अभी विधिवत रूप से सेट बनाया हुआ है और नीचे हमने फर्श भी किया हुआ, ढालदार फर्श किया हुआ, ताकि पशुओं का मल मूत्र आसानी से बाहर गड्ढों पे जा सके। बलिराम जी, माफ़ी चाहूँगा, हमारे बीच में एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नितेश मिश्रा जी। नितेश मिश्रा जी, आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। नितेश मिश्रा जी, आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नितेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। सर, हम अपने घर पे साहिवाल और गिर प्रजाति की गायों का पालन कर रहे हैं। इनमें खुरपका एवं मुंहपका का वैक्सीनेशन कब करवाएं और उपयुक्त समय कौन सा होता है FMD के वैक्सीनेशन का? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो मुंह पका खुर पका है अत्यंत महत्वपूर्ण बीमारी है, जिसके कारण बहुत सारा जो पशुओं का दूध उत्पादन है ये आर्थिक कम हो जाता है
और किसानों को आर्थिक दृष्टया बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। अगर हम टीकाकरण की बात करते हैं तो इसका पहला टीका जो है 4 माह में लगाया जाता है और इसका बूस्टर डोज है ये साल में 2 बार यानी कि मार्च और सितंबर इस समय लगाया जाता है। तो इस प्रकार टीकाकरण आप कर सकते हैं। जी, तो बलिराम जी आपसे चर्चा हो रही थी, आप शेड निर्माण को लेकर हमें जानकारियाँ दे रहे थे हमारे कृषक भाइयों को, आप बताइए। जी, जैसा कि अभी हमने 15x25 का टीन सेट तैयार किया हुआ है, कुछ आधे में दीवार और आधे में हमने टीन सेट लगाया हुआ है। इसमें हमने 7-8 देसी गाय को पशुओं को पाला है और हमने नीचे फर्श भी करा है। तो फर्श ढालदार किया हुआ है जिससे ताकि जो है हमारे पशुओं का मल मूत्र है आसानी से बाहर गड्ढों तक जा सके। और हमने साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा है जिससे मच्छर ज़्यादा मात्रा में ना हो। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आवास व्यवस्था की यदि हम बात करें, किस प्रकार की आवास व्यवस्था होनी चाहिए, और विशेष तौर से यदि हम पशुओं की गिनती की जैसे बात करें, 7-8 पशु 15x20 के शेड में रखें, स्पेस कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर हम पशु के आवास की बात करते हैं तो एक पशु को 3 से 4 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता होती है, और अगर हम खुले में बांध रहे हैं तो उसको उसके डबल यानी कि 8 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। और जो आवास है पशुओं का, ये साइड की जो दीवार है ये 4 से 5 फीट ऊंची होनी चाहिए, और ये या तो जो मध्य ऊंचाई है ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप जी, आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता, पशुओं से अगर है आपको प्यार तो टीकाकरण से न करें इनकार, तो ऐसी दशा में जो हमारे दुधारू पशु हैं तो उसमें हमें उनको कौन कौन सा खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अच्छा दूध से, और दूसरी चीज कुछ बीमारियां होती है जैसे गला घोटू बीमारी है, हमारा पुकनी की बीमारी है, खुरपका मुंहपका की बीमारी है, डंगड़ा लंगड़ी की बीमारी है, सर्रा रोग की बीमारी है, थनैला रोग की बीमारी है, तो इससे हम कैसे सचेत रहें। और दूसरी चीज जो जोखिम प्रबंधन है जैसे पशु बीमा है, तो इससे हमको कितना बड़ा लाभ होगा अगर पशु हानि होती है तो। जी धन्यवाद नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे सवाल है आपका। अगर पहला जो आपने पूछा कि आहार व्यवस्था के बारे में, तो हमको पशुओं को सही मात्रा में सही आहार देना आवश्यक होता है, क्योंकि हम उससे अगर दूध उत्पादन कराना चाहते हैं तो उसका आहार सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा पशुओं का खर्चा है 60 से 70% उनकी आहार व्यवस्था पर होता है। पशुओं को सूखा और एवं हरा आहार समतल मात्रा में देना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम आहार की बात करते हैं तो पशुओं को हमको हमारे संतुलित आहार देना चाहिए, जो कि खनिज लवण मिश्रण है, नमक है, अनाज सह उत्पाद है, खली है, इनको मिलाकर बन जाता है। अगर हम एक संतुलित आहार की बात करते हैं, जो अनाज है, मक्का है, ज्वार है, गेहूँ है, इसके आप 30 से 35% भाग, अनाज जो सह उत्पाद है, चूनी है, चोकर है, इसका 25 से 30% भाग, एवं जो खली है, चाहे वो मूंगफली की हो, सरसों की खली हो, इसका 25 से 30% भाग, और नमक 1% और खनिज लवण मिश्रण 2 से 3%। अगर ये मिलाकर आप अगर 100 किलो जो प्रतिशत भाग अगर बना सकते हैं तो ये निश्चित रूप से एक संतुलित आहार के रूप में कार्य करेगा और पशु उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। दूसरा जो सवाल था आपका कि बीमारियों के बारे में, तो उपचार से भला है बचाव, तो इसलिए हमको जो हमारे पशु है इनको समय पर टीकाकरण करना आवश्यक होता है। जो मुँह पका खुरपका है, लंगड़ी बुखार है, जो गलघोटू है, इनका टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। जो गलघोटू और लंगड़ी बुखार है इसका टीका साल में 1 बार किया जाता है, बरसात के पूर्व में इसके टीके लगाने चाहिए। और जो मैंने इसके पूर्व ही बताया था कि जो मुँह पका खुरपका है इसके टीके साल में 2 बार लगाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सागर से एक कॉलर और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विपिन जी। विपिन जी, आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। सागर से बात कर रहा हूँ। 2 सवाल हैं सर मेरे। सर, पहला सवाल मेरा ये था कि हमारे कुछ पशु हैं जो मिनरल मिक्सचर नहीं खाते हैं सर, तो इसको हम किस तरीके से दें। और दूसरा सवाल सर ये था कि एक बढ़िया है 4 साल की, जागरण नहीं हो रही है, तो इस साल हो जाए ऐसा विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो मिनरल मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो आप मिनरल मिक्सचर इसको जो अपन सानी बना के खिलाते हैं पशुओं को, हरा चारा सूखा चारा मिक्स करके या दाना मिश्रण के साथ में, तो आप उसके साथ में खिलाइएगा तो निश्चित रूप से वो खाएगी। शुरुआत में कम मात्रा में, फिर जो अपने को आवश्यक है उस मात्रा में आप खिला सकते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल था, बढ़िया गाभिन नहीं हो रही है, बहुत सारे कारण रहते हैं। जो मतलब प्रजनन व्यवस्था रहती है उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। एक तो उसका वजन होता है, इसका जो शारीरिक आहार, उसको संतुलित आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अपन मिनरल मिक्सचर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से पूरा उसका ध्यान रखेंगे, संतुलित आहार है, उसका जो वजन है, वृद्धि ठीक से हो रही कि नहीं हो रही,
उसके ऊपर इसका ये सब निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से अगर ये सब व्यवस्थाएं ठीक रहेगी वो तो निश्चित रूप से वो मतकाल पे आएगी। जी डॉक्टर साहब, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे बात करते हैं बलीराम जी। बलीराम जी, जैसा कि आप बता रहे थे खेती तो आप करते ही हैं, साथ में पशुपालन भी आप कर रहे हैं। बलीराम जी, खेती के साथ साथ जो पशुपालन होता है, मतलब वो कितना लाभदायक है और खेती से आने वाला जो चारा है वो कितना लाभदायक होता है? देखिए किसान भाइयों, खेती तो एक प्रकार से हम कर ही रहे हैं, साथों साथ हम यदि पशुपालन करते हैं तो एक उससे निश्चित आय होती है, और पशुओं की व्यवस्था ठीक से करें तो दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है और हमारा लगातार वर्ष भर इससे आय हमारी इनकम होती है। जी, तो बलीराम जी का कहना है कि यदि कृषक भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो एक अतिरिक्त आय के रूप में भी ये एक हो सकता है। बलीराम जी, कृषि में आप कौन कौन से विशेष कार्य कर रहे हैं? कृषि में हम अभी जैविक खेती अपना रहे हैं। तो जैविक खेती में अभी हमने धान, मक्का और कुटकी कोदो लगाया हुआ है, और अभी हमने लगभग 2 महीने की फसल हो गई है, फसल अच्छी है। जी बलीराम जी, हमारी जानकारी में है कि आपको किसी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। मुझे जिला स्तरीय DDS सर के माध्यम से पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि मैं जैविक खेती करता आया हूं और उसके लिए मुझे पुरस्कार मिला हुआ। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इस बीच हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, रीवा से ब्रजेंद्र जी जुड़े हैं। ब्रजेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। गाय पालन करता हूँ सर, मतलब गाय सब दाना खिलाते हैं पर दूध नहीं देती सर, कम देती है और प्रॉफिट नहीं हो रहा सर। अच्छा खासा खिलाने पिलाने के बाद भी नुकसान का सामना झेलना पड़ रहा है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र गाय जी। को अच्छे हेल्थ भी नहीं मिल पा रही है सर, काफी बीच बीच में दवाई चलती रहती है बीमारी, उसके स्वास्थ्य की कुछ जानकारी दीजिए सर। जी धन्यवाद ब्रजेंद्र जी। जी, अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान पशुपालन कर रहे हैं, पर हम उसका जो प्रजनन व्यवस्था है, स्वास्थ्य प्रबंधन है, आहार व्यवस्था, इनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मतलब जो पशु का उच्चतम नस्ल का चयन, अगर हम दूध के लिए पाल रहे हैं तो हमको अच्छी नस्ल का चयन करना चाहिए। हमारी साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, थारपारकर है। इसके साथ साथ में अगर हम उनको आहार व्यवस्था देना चाहिए, क्योंकि सबसे जो दूध उत्पादन के लिए आवश्यक है अच्छा आहार, और इसके साथ में प्रजनन व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रबंधन, जो कि पशु बीमार ही ना पड़े, इसका हमको ध्यान देना चाहिए। और हमको जो सबसे ज़्यादा खर्चा आता है आहार व्यवस्था पर, अगर हम कुछ उस आहार व्यवस्था में कुछ कमी ला सकते हैं, जैसे कुछ अभी आधुनिक तकनीक है, जैसे कि साइलेज है जो हमारे चारे का आहार, जिससे हम वर्ष भर पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं। इसके बाद में अजोला है जो कि सस्ते में अच्छा प्रोटीन स्रोत है। इसके साथ में हाइड्रोपोनिक्स है कि जो हम वर्ष भर हरा चारा दे के पशु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो विजयन जी, मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन अगर करते हैं, उच्चतम नस्ल का चयन, आहार व्यवस्था, आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रबंधन, तो निश्चित रूप से पशुपालन ये एक आपको फायदे का सौदा मिलेगा। जी तो ब्रजेंद्र जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
दर्शकों, ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की देखभाल के संबंध में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनीश शिंदे जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर से। साथ ही हैं सफल किसान बलीराम जी, जो कि तामिया छिंदवाड़ा से हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा चल रही थी हमारी नवजात शिशुओं को लेकर, तो नवजात शिशुओं के बारे में कोई और बताइए, और ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि उनकी देखरेख अच्छे से हो सके। देखिए, नवजात शिशु की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध है, जिसको अपन खीस बोलते हैं, उसको पिलाना चाहिए, क्योंकि वो जैव प्रतिरोधक यानी कि एंटीबॉडी से युक्त रहता है। इसके साथ में जब हम उनको दूध पिलाते हैं तो हम उसके वज़न के 10% जो भाग है दूध वज़न का, वो हमको दूध पिलाना चाहिए। अगर अभी ठंड चालू होने वाली है तो हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जो उसका बिछावन है, इसका बुरादा वगैरह पे बिछावन उसका बना रहे। साथ साथ में जो भी आवाज़ है उसकी दीवारें वगैरह बंद रहे, या तो टाट से या बोरी से अपन ढक दे। साथ साथ में अब अपन उस नवजात पशुओं को भी ढक सकते हैं, और ख़ास करके इसमें हमको कृमिनाशक दवाई भी इनको पिलानी चाहिए। जी बलीराम जी, आपके पास में जो पशु हैं वो कौन सी नस्ल के पशु हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए किसान भाई, मेरे पास अभी देसी लोकल देसी है जो हमारे गांव में है, उसी पे हम अभी काम कर रहे हैं, और आगे हम इसमें नस्ल सुधार पे काम करेंगे। तो हम गिर और साहिवाल को भी लाना चाह रहे हैं ताकि हम दूध की मात्रा बढ़ा सकें। जी बलीराम जी बोल रहे हैं कि देसी नस्ल के पशु जो हैं, सर देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, देसी नस्लों को बढ़ावा देने के लिए हमको देसी नस्ल पालनी चाहिए, क्योंकि हमारी देसी नस्ल हमारा जो वातावरण है उसके लिए उपयुक्त है। इनमें बीमारियां भी कम आती है और निश्चित रूप से अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। अगर देसी नस्ल की बात करते हैं तो हमारे गायों में साहिवाल है, सिंधी है, गिर है, थारपारकर है। अगर भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा है, जाफराबादी है, सुरती है। इन नस्ल का हम चयन कर सकते हैं। देसी नस्ल का चुनाव करने से हमारे पशुपालक भाई को और कौन कौन से फ़ायदे होंगे। देसी नस्ल का चुनाव करने से इसका जो दूध उत्पादन है इसमें वसा मात्रा अच्छी रहती है, तो निश्चित रूप से मार्केट में इसको अच्छा भाव मिलेगा, और जो भी मुनाफा है इसको किसान भाइयों का अच्छा मुनाफा होगा, और बीमारियां इसमें कम रहती है। इसलिए जो आर्थिक खर्चा जो बीमारियों पे आता है जो विदेशी पशु पालने से, वो बीमारियों का खर्चा कम आएगा। साथ साथ में जो इसका गोबर है इसको अपन जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी पशुपालक भाइयों, महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि यदि आप देसी नस्ल का चुनाव करते हैं तो बीमारियों में होने वाली जो लागत है उसकी सीधे सीधे तौर पे कमी हो जाएगी, तो देसी नस्ल का चुनाव आपको करना चाहिए। आइए बलीराम जी से जानते हैं। बलीराम जी, जैसा कि आप ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं, जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, गाय और भैंसों के अलावा वहाँ पे बकरी पालन पे भी जोर रहता है, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, गाय और बकरी पालन भी हमारे यहाँ होता है। अभी किसान भाइयों के लिए शासकीय योजना भी उस पर चल रही है, तो कुछ किसान भाई हमारे आसपास पड़ोस के बकरी पालन पे भी जोर दे रहे हैं। उसमें एक निश्चित आय और साल में लगभग एक बकरी 2 बच्चों को जन्म देती है, जिससे उनकी बढ़ोतरी होती है, और साल में एक बार उनको सेल आउट भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे आय निर्धारित होती है और उसमें लागत कम है। जी डॉक्टर साहब, बकरी पालन को लेकर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। कम समय में बकरी को गरीब की गाय कहा गया है, क्योंकि बहुत कम समय में 6 माह में ये गाभिन हो बच्चे दे देती, साल में 2 बार बच्चे मिलते हैं। इससे हमको अच्छी तरह से मांस भी मिल जाता है, दूध भी मिल जाता है। तो इस प्रकार बकरी पालन करके हमारे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे जो नए जो युवा हैं, जो हमारे नए युवा हैं, कृषक भाई हैं, वो यदि कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं, खासतौर से पशुपालन में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे। अगर नए युवा पशुपालन में आना चाहते हैं तो हमारे पशुपालन व्यवसाय है, जैसे कि गाय पालन है, भैंस पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, इवन आजकल जो प्रचलित हो रहा है सूकर पालन है, ऐसे व्यवसाय कर सकते हैं। साथ साथ में इनके जो सह उत्पाद है जी, कि पनीर बनाना, घी बनाना, दही बनाना, तो इस प्रकार के व्यवसाय भी वो किसान कर सकते हैं। और आजकल जो जैविक खेती प्रचलित हो रही है उसके लिए जो गोबर खाद और केंचुआ खाद की आवश्यकता होती है, इसके व्यवसाय भी हमारे नवयुवक कर सकते हैं, और जो अपनी जो आय है, आमदनी है, बढ़ा सकते हैं। जी जैसे डॉक्टर साहब आप महाविद्यालय से आते हैं, तो क्या इनको सीखने के लिए या प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था आप बताना चाहेंगे। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत हमारे 3 महाविद्यालय है, जबलपुर, रीवा और महू। तो यहाँ पे हर लगातार यहाँ पे समय से मतलब प्रशिक्षण चलते रहते हैं, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय। तो कोई भी युवा अगर ये प्रशिक्षण करना चाहता है तो महाविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी विषय पर बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन पे
प्रशिक्षण ले सकते हैं। वहीं यदि हमारे पशुपालक कृषक भाई चाहें कि यदि उनको किसी योजनाओं की जानकारी मिले तो सर वे जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? अगर किसी योजना की जानकारी चाहिए तो अपने क्षेत्रीय पशुपालन विभाग या निकटतम पशुपालन विभाग में जाकर इस पशुपालन के योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं जो कि अभी चल रही है। क्षेत्रीय पशुपालन विभाग या आप नज़दीकी पशुपालन केंद्र से भी जाकर आप इन सब जानकारियों को ले सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो बलीराम जी, आपसे हम लास्ट में जानना चाहेंगे कि आपके जनजातीय क्षेत्र के जो युवा हैं, यदि वो खेती करना चाहते हैं या पशुपालन से जुड़ना चाहते हैं तो सर उनको प्रोत्साहन के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, युवाओं और किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन है, वो खेती के साथ साथ पशुपालन और छोटा मोटा अपना मछली पालन भी कर सकते हैं। जिनके पास पानी का साधन है वो मछली पालन भी कर सकते हैं। अतिरिक्त आय का स्रोत भी निर्मित होगा और हमारे जो युवा वर्ग हैं नई तकनीक विधि के द्वारा उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बलीराम जी, जैसे बात करें यदि हम समग्र खेती की, आप खेती भी करते हैं पशुपालन भी करते हैं, कितना लाभकर है? समग्र खेती करना चाहिए, मतलब कितना लाभ है इससे? देखिए समग्र खेती करने से बहुत फ़ायदा है जी। कभी क्या होता है कि हमें एक खेती से इनकम कम होती है तो दूसरे भाग से हमें इनकम उसकी पूर्ति करता रहता है। जैसे कि लगातार हमारे दुग्ध उत्पादन है, पशुओं से हमें लगातार आय इनकम होती रहती है। दूसरा हमारा मछली पालन है, उससे भी आय हमारी बनी रहती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की घर की आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है। और जी किसान डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे समग्र खेती को लेकर यदि हम बात करें? निश्चित रूप से बलीराम जी ने जैसे बताया वैसे हम समग्र खेती कर सकते हैं और एक व्यवसाय पे निर्भर ना रह के 2-3 व्यवसाय से हम आय ले सकते हैं और ये सारे एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है। जैसे खेती से पशुओं के लिए चारा मिल सकता है और खेती के लिए पशुओं से गोबर जो कि खाद के रूप में मिल सकती है, तो निश्चित रूप से ये फायदे का सौदा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अगर पशुपालकों को मिल्क प्रोडक्शन या दूध उत्पादन बढ़ाना है तो निश्चित रूप से उच्चतम नस्ल का चयन हमको करना चाहिए। उनकी आहार व्यवस्था है कि जिस पर दूध उत्पादन निर्भर है उसका हमको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में उसकी आवास व्यवस्था है, रहन सहन, इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रजनन व्यवस्था की पशु कब मतकाल पे आ रहा है, कब बहने पे आ रहा है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण है उसका स्वास्थ्य प्रबंधन यानी कि टीकाकरण। तो हमको अगर हम इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से पशुओं का उत्पादन बढ़ने में आसान कारगर होगा और हमको वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना चाहिए जिससे हमारे पशु का उत्पादन बढ़ सके। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दुग्ध उत्पादन करने के लिए आप जो टिप्स दिए हैं उनको आप अपनाइए तो निश्चित तौर से आपका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते हम टीकाकरण पर थोड़ी सी और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे और विशेष तौर से वो बीमारियाँ जैसे खुर पका, मुँह पका, ये जो बीमारियाँ हो जाती हैं इनके बारे में आप जरूर थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। अगर मुँह पका खुर पका की बात करते हैं तो इसमें शुरुआत में अधिक बुखार आ जाता है, पशुओं के मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों के खुरी में छाले हो जाते हैं। तो ऐसे में मुंह में छाले होने के कारण पशु खा नहीं पाता है, पैरों में छाले होने के कारण पशु ठीक से चल नहीं पाता है, लंगड़ा के चलता है। तो ऐसे में हमको ध्यान रखना है कि जो पशु की पशुशाला है वो साफ़ सुथरी रहे। उनके पैरों में अगर कहीं छाले हुए हैं तो हमें उसको लाल दवा से धोना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो भी लक्षणात्मक उपचार है ये हमको उपचार उसके करने चाहिए और वो भी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर। जी, विशेष तौर से पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ही आप जो भी कार्य करें उसको संपादित करें। बलीराम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे अंत में कि हमारे जो युवाएं हैं और जो आपके पास में भी आते होंगे, बहुत सारे युवा हैं, कृषक भाई हैं, आप एक लंबे समय से खेती कर रहे हैं, आपके पास में आते होंगे तो आप उनको किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं, क्या उनको सलाह देते हैं? देखिए मेरा हमेशा ये सुझाव रहता है किसान भाइयों और पशुपालकों के लिए कि उसको नई तकनीक के द्वारा किया जाए तो फ़ायदा अच्छा होगा और किसान भाई इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं और ज़्यादातर अभी किसान भाई हमारे जैविक खेती की ओर आ रहे हैं। इसमें लागत कम हो रही है और हमारा उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेगा। इस खेती में एकदम से उत्पादन नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता। हमें सबसे पहले रासायनिक खेती के असर को धीरे धीरे कम करना है। जैविक खेती के माध्यम से इसके असर को हम कम करते हैं और फिर दूसरे तीसरे साल इसका उत्पादन अच्छा आता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, जैविक खेती ज़रूरी है, आने वाले समय में भी अपन विष मुक्त करने के लिए जैविक खेती ज़रूरी है, तो हमें उसका मतलब कि उपयोग करना चाहिए। जी, अंत में चलते चलते हम बलीराम जी एक बार आपसे और जानना चाहेंगे कि हमारे जो पशुपालक भाई, जो कृषक भाई हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा किसान भाइयों से यही
आग्रह है कि किसान भाई जो भी काम करें अपने क्षेत्रीय विभागीय जो भी अधिकारी है, जो भी विभाग के माध्यम से आप योजना का लाभ लें और उसका प्रशिक्षण कर कोई भी चीज़ को अच्छे से करें। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बताया इन्होंने कि सह उत्पादों के बारे में भी आपने बताया, तो संक्षेप में बताइए कि सह उत्पाद मतलब कितने लाभदायक हैं। देखिए, मुख्य व्यवसाय के साथ साथ सह उत्पाद जो है, गोबर से केचुआ खाद बनाना, इससे भी हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ में पनीर बनाना, घी बनाना, दही बनाना, ये भी बना के मार्केट में दे सकते हैं। तो ये इससे एक अच्छा मूल्य संवर्धन हो जाता है और इसमें मार्केट में अच्छे क्रय हो रहे हैं। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि सह उत्पादों को भी आप रोज़गार के रूप में अपनाते हैं तो निश्चित तौर से ये भी एक रोज़गार का अच्छा माध्यम बन सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बलिराम जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करी। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे आपसे फिर नए प्रोग्राम में कृषि एवं पशुपालन बागवानी संबंधित नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।